बहुत सादा ज़ुबान में बड़ी सादा सी बात कह देना एक बहुत बड़ा फ़न है। इनके पास ना सिर्फ फ़न है कहानी कहने का, बल्कि बहुत ज़बरदस्त क्राफ्ट भी मौजूद है। उनमें एक इस किस्म की फ्रेशनेस है, एक ऐसी हैरत अंगेज़ जादू है उसके अंदर कि उसको सुन के, उसको पढ़ के आप एक लम्हे के लिए बिल्कुल मुंजमद हो जाते हैं। ये इतने ओरिजिनल शायर हमें मिला है कि उसकी सोचें भी ओरिजिनल है, उसकी तशबीहें भी, उसके इस्तिआरे भी, आज ये कि उसकी डिक्शन भी, यानी उसकी लफ्ज़ियात भी उसकी अपनी है। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। वाह, क्या बात है। आपने इतनी सारी मंजिलें तय की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जानना चाहेंगे कि ये कलम से जो आपकी दोस्ती और मोहब्बत हुई, तो उसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? देखिए, किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन ये खौफ के मारे हुई, मतलब डर के दोस्ती कर ली कलम से। वो यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में मौलवी मुजीबुर रहमान पढ़ाया करते थे और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने पर्चा दिखा के कहा था कि मैंने ज़िंदगी में किसी को अंडा नहीं दिया था। मैं 10वीं जमात तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचना चाहता था कि वहाँ की किताब बहुत बड़ी थी, कि यार 10वीं में पहुंच के क्या हाल होगा। बस वो वहाँ से ही कुछ पलटा मैं। और वो मौलवी साहब बैतबाजी कराया करते थे और शेर बहुत सारे याद करना, जितने याद हो सके, पे से, प से, फ से, थ से, ठ से। लेकिन जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता और शऊर हुआ और उनके मतलब भी समझ में आने लगे, तो फिर वो चूरा आपके अंदर रह जाता है। फिर आपका जी जाता है कि हाँ, इस तरह का शेर यार खुद भी कहा जाए तो क्या बात है। उम्मीद नहीं थी कि मैं वाकई शायरी हो जाऊंगा, लेकिन किसी एक जगह पे जाते जाते ये तमन्ना बढ़ती गई। बस गुलजार साहब के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर करती है वो एक वर्सेटाइल जीनियस है, जिसके लिए बयान करने के लिए आसान लफ्ज़ नहीं मिलते। एक मल्टी फैसेटेड शख्सियत। उनकी शख्सियत का जो एक फैलाव है, एक जो उसमें ख़ास तरह की एक वार्मथ है, एक गर्मी और एक निग जिसको कहना चाहिए, तो पता ये चलता है कि आप एक ऐसे शख्स से मुखातिब हैं जो कि इंतहाई अनअज्यूमिंग अंदाज में ज़िंदगी के बहुत ही गहरे तजुर्बात को इतनी आसानी से बयान करता चला जाता है कि आपको यूँ महसूस होता है जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त जो है वो कंधे पर हाथ रख कर आपसे उस तरह बातें करता जा रहा है जिन बातों का अपेरेंटली कोई मौजू नहीं होता, लेकिन अगर गौर कीजिए तो हर बात जो है वो दूसरी बात से जुड़ी होती है। जाहिर है कि आपने बहुत कम उम्र में ही ये तय कर लिया था कि आपको लेखक बनना है, और माना जाता है कि लेखक जो होते हैं वो ज़्यादातर गुर्बत में रहते हैं, और आपके पिताजी तो व्यापारी थे, तो उन्होंने कैसे आपको इजाज़त दी या आपको आसानी से इजाज़त मिली? नहीं, ये इजाज़त कहाँ देता है कोई। ये इजाज़त किसी भी राइटर को नहीं मिली कभी भी कहीं से। और ख़ास तौर पे खाते पीते माँ बाप हो तो कोई ये हरकतें नहीं करने देता। तो फादर मेरे उन्हें ये लग गया था कि ये लड़का जो है ये हाथ से गया। यही कहते थे कि भाई बस भरावान को उधार मंगेगा तो गुरुद्वारे दे लंगर ही जाके खाना खाएगा। खाना लंगर में खाएगा, भाई उसे उधार लेता रहेगा। He has a very, very definite view of life, which is always there is a kind of silver lining. In the darkest cloud, there's a silver lining. And his sense of fellow feeling that overrides just about any barrier that you might place. And so he doesn't have these problems of identities and, complications like that. क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था मुंतहा,
हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो उस दयार से निकल आए, मुंबई आ गए, लेकिन जी नहीं लगा। वो बेचैनी थी बहुत अंदर, इसलिए जहाँ बस कब दुकान बंद हो, कब वक्त मिले और जाओ और पढ़ो लिखो, किताबें लो। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जिन अदीबों को पढ़ते थे, जिनके मद्दाह थे, सरदार जाफरी, राजेंद्र सिंह बेदी, साहिल लुधियानवी, उनको सामने देखा, कृष्णचंद्र, what a great feeling you are sitting in front of those authors whom you have admired and read and तो वो जो अंदर एक चिंगारी थी वो तो बढ़ती गई। मीटिंग होती चले गए, पीडब्ल्यू चले गए, इप्टा में चले गए, वो कॉमन दोस्त मिलने लग गए। पाशु भट्टाचार्य मिले, देवू मिले, देवू सैन, शैलेंद्र मिल गए, सलीलदा मिल गए, फिर बलराज जी मिल गए। बट एक्चुअली हाउ इंटरेस्टिंग कि जितने आपने नाम गिनाए हैं, जी हाँ, वो सब एक लिटरेरी जी हाँ, तमाम फिगर्स हैं और सब सिनेमा से जुड़े हुए थे। और मेरा ख्याल है कहीं ये गलतफहमी किसी हद तक घर वालों को भी ये शुबा हो गया था कि ये जो दुकान से उठ के चल देता है या मोटर गैरेज में चला गया, कहीं फिल्मों में तो नहीं जा रहा है। उस वक्त भी बावजूद है कुछ अच्छे प्रोड्यूसरों के, अच्छी फिल्मों के, वो फिल्म के साथ जुड़ा नहीं। जैसे उस वक्त बिमल राय साहब भी तो थे, इसीलिए तो वहीं पहुंच गया फिर फाइनली। शैलेंद्र की वजह से एक्चुअली गए, उनकी सचिंदा से कुछ नाराजगी हो गई और उठ गए वो। सचिंदा उठ जाते थे तो वो फिर कहने लगे नहीं, हम किसी नए राइटर को लेके करेगा। So your first song which you wrote was for a film was for Bimal Da. Yeah. मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। इस तरह दूसरी ज़बानों से लफ्ज़ लेना और इमेज, इसमें भी गोरा रंग और श्याम रंग के इमेज का कंट्रास्ट है जो बिल्कुल जहन में खुल जाता। वो ट्रीटमेंट इमेजरी का और क्रिएटिव टच तो जाहिर है कि वो तो इनका सिग्नेचर है। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हो टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर माँ की गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कंदन होगी। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। You are known for your unconventional imagery in your poetry, और काफ़ी लोग तो चुपके से ऐसे हल्की तंज भी मारते थे, भाई ये क्या हुआ, है ना। हमने देखी है उन आँखों में महकती खुशबू, तो ये आँखों में कैसे खुशबू। अब ये तो शायर की अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ ये है कि फिल्मों में अगर ये कहा जाए कि नहीं आप सहल करके बात कीजिए जो दूसरे के समझ में आ जाए, या बिल्कुल जैसे तशरीह पे रख के देना हो, बात और है। तो अपनी नई सेंसिबिलिटीज़ जो आपके अंदर घटती हैं, अगर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो आप उनमें कह के देखिए। Orthodox poets might see this, they might pick bones in this and say, oh no, you can't do that, or you can't do this, or whatever. But who cares? It's not important. The most important thing is the image that you create or the experience you wish to offer or provide, and the insights, they must come through. ऐसे लगता है जैसे
लफ्ज़ों को ग्रामेटिकल हवाले से या लुग़त के हवाले से नहीं देखते, बल्कि उनकी बुनियादी जो आप कह लीजिए कसौटी है वो ये है कि ये लफ्ज़ सुनने में कैसा लगेगा और कन्वे किस तरह होगा, अपने मानी कन्वे कैसे करेगा, इससे कतई नज़र कि उसके मानी क्या हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े तख्लीकी जो ज़हन है उसकी नुमाइंदगी करती है। बात करने में, कबाब खाने में जैसे खुशबू आती है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि आपको सिर्फ फूल झड़ते ही नजर आएंगे जब तुम बात करते हो तो फूल झड़ते हैं, ये तशबीह चली आ रही है। लेकिन कबाब की खुशबू और हल्के फूल के गाने में आप कह रहे हैं। पहली जब आप फिल्म अपनी डायरेक्ट कर रहे थे मेरे अपने, और उसी दौरान आपकी दूसरी किताब छपी एक बूंद चांद, तो मतलब कभी भी आपने अपने इस पहली मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं किया, उसको पीछे नहीं धकेला और उसको बिल्कुल बरकरार साथ साथ रखा, विच इज़ क्वाइट अ टफ थिंग टू डू। हाँ नहीं, वो उसकी वजह बस वही कि वो लिटरेचर का जो पैशन था वो उसने मुझे जोड़े रखा अपने साथ। अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, लगातार मुताला कर रहे हो, तो फिर लिखाई अपने आप होती रहती है, उसके लिए कसदन वक्त निकाल के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वक्त ज़िंदगी अपने आप निकाल लेती है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती हैं। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। Gulzar Sahab has very nicely balanced the two worlds, and he now lives, I think, in both worlds. But he is as popular in the literary world today as he was in the film world. ज़्यादातर जो पॉपुलिस्ट फिल्में हैं उनमें लिटरेचर की कमी बहुत महसूस होती है। बिल्कुल सही है ना, गानों में भी और अल्फाज में भी और कहानी में भी। इसलिए मुझे वो जो बीच में ये बस सीरियल्स किए हैं, वो सारे के सारे सीरियल्स जो हैं वो लिटरेरी रिलीफ्स हैं मेरे लिए, कि मैं इस फिल्म के मीडियम में रहते हुए भी फिल्में भी बनाई और साथ में मैंने मिर्ज़ा गालिब भी कर लिया, किरदार भी। दैट्स वेरी 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 कमेंडेबल। तो वो लिटरेचर से हाथ नहीं छूटा बिल्कुल, और उसका इन्फ्लुएंस जाहिर है आपकी फिल्मों पर भी पड़ता है, और फिल्म का इन्फ्लुएंस आपकी राइटिंग पर इस तरह से पड़ता है कि आपको वो नई नई फॉर्म्स पैदा होती हैं। ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। जिस तरह से इन्होंने गालिब को ट्रीट किया है, उस सीरियल के कुछ एपिसोड्स के ज़रिए गुलजार ने गालिब को घर घर पहुंचा दिया। गालिब की अज़मत और ग्रेटनेस और गालिब की मानवियत लोगों पर खोल के रख दी। गुलजार की शायरी में कंटेंट और फॉर्म दोनों के दोनों एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हुए इतने अहम हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे किसी और बहुत ही कम शोरा के काम में इस किस्म की मिसाल नज़र आती है। सिर्फ एक ही माध्यम नहीं आपके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने बहुत सारी मंजिलें तय की हैं,
पोइट्री भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, स्क्रीन प्ले भी लिखे और फिल्म भी डायरेक्ट की, टेलीविज़न भी किया, और फिर टेनिस का भी वक्त निकाल लेते हैं आप उसमें से। ये कमाल है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि खेलने कूदने के दिन तो अब आए हैं मेरे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं बड़ी गैर शाराना हरकतें हैं। अच्छा। कि आप उर्दू का शायद टेनिस खेलना, उन्हें ये बात कुछ सही सूट नहीं करती। हाँ। सारा दिन मैं खून में लथपथ रहता हूँ, सारे दिन में सूख सूख के काला पड़ जाता है खून, पपड़ी सी जम जाती है, खुरच खुरच के नाखूनों से चमड़ी छिलने लगती है, नाक में खून की कच्ची बू, नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले चकत्ते से रह जाते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है। अच्छा सर, आपकी राइटिंग में, मतलब पोइट्री में, कहानियों में और फिल्म्स में, जो फिल्में आपने बनाई हैं, एक सोशल कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सही है। आप में नहीं? इवन इन योर चॉइस ऑफ फिल्म्स, है ना? कोशिश मतलब सब कुछ करते हुए भी, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, आप कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महसूस करते हैं ना, और वो कहना और उसका रिएक्शन देना और उस पर बात करना, इट्स अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली फिल्म से लेकर आखिर तक मैं वो कहता, कहीं ना कहीं कहता आया हूँ, लेकिन माचिस वॉज द टाइम जिस वक्त मुझे दो बातें थी उसमें। एक तो 84 का जो असर हुआ था उसे ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए आई हैड टू वेट, आप जब ऑब्जेक्टिवली कह पाए, वरना उस गर्मी में ये किसी भी तरफ जा सकती थी बात। दूसरा खतरा ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसके बाद कितनी देर अब सर्कुलेशन में रहूँगा, कब तक फिल्में बना पाऊँगा। सो दिस इज द टाइम फॉर मी नाउ टू से इट एंड पर्ज इट आउट। राइट। कहाँ है वो सब घर वाले? आधे 47 ने खा लिए थे, आधे 84 खा गया। पहला इम्प्रेशन मेरे ऊपर गुलजार साहब का है, आई थिंक मेरे अपने का ही गाना था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसमें जिस तरीके से एक सोशल कमेंट और एक सरकास्टिक उस वक्त के यूथ की जो बात की है कि बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, और उसके बाद इतना बड़ा कमेंट कि काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है। तो आई थिंक ये एक इतना बड़ा उस वक्त का सोशल कमेंट था, और इतने मजाक में, इतने मज़ाहिया तरीके में और इतने गाने में जो उसको यूज़ किया, आई थिंक दैट वाज हिज जीनियस। किया है एमे किया, लगता है वो भी एवे किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। And certainly his political ideas, his idea of secularism, all these various things that come in, show themselves in different ways through his entire oeuvre, whether it is film or literature, you know, whatever he's done. ये देखिए क्या है, पता है? हाँ? कबड्डी। हाँ, हमारे यहाँ इसे उतुतु बोलते हैं। यही सब किया करते हैं पॉलिटिशियंस गद्दी पे बैठकर, उठा पटक, खींचा तानी, इसकी टांग खींच, उसका हाथ मरोड़, इसको बिठा, उसको उठा। ये हमारा नेशनल गेम होना चाहिए, नहीं? वो तो है। पार्टीशन के साथ भी हालांकि वो कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि आपके परिवार ने पार्टीशन की गर्मी को महसूस किया है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से जो खून खराबा देखा है, चिपकी हुई अध जली लाशें सड़क पे, उनमें तमाम मोहल्ला जिसमें बदबू से फैली हुई, और उन्हें जिस वक्त बेलचों से खुरच खुरच के सड़क से ट्रकों में डाला गया है, मैंने उस उम्र में देखा है, इसलिए वो मुझे हॉन्ट करता रहा 25-30 साल तक। तुम मुसलमान हो, तुम्हें क्या लगता है
क्या शक्ल से क्या लगता हूँ? शक्ल से तो कुछ नहीं लगते। नाम क्या है तुम्हारा? शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? चांद बहरूपिया है, रोज आता है ये बहरूपिया एक रूप बदल कर, रात के वक्त दिखाता है कलाएं अपनी और लुभा लेता है मासूम से लोगों को अदा से। पूरा हरजाई है, गलियों से गुजरता है, कभी छत से बजाता हुआ सीटी, रोज आता है जगाता है बहुत लोगों को शब भर। आज की रात उफक से कोई चांद निकले तो गिरफ्तार ही कर लो उसको। चांद हो, रात हो, कुछ चीजें हैं जो आपको हर बार नई इमेज देती है, और ये रोज वही तो नहीं होता। जिस वक्त चांद निकलता है, एक आधा सा क्वार्टर सा चांद, वो काली स्याह हबशन की निकली हुई पीली जीभ भी लगता है। उफ, ऐसे जबान निकाली हुआ है ना, ये भी लगता है। और इमरजेंसी पे जैसे एक पोएम है, और उसमें यह है कि चांद क्यों मैली सी बादलों की मैली सी गठरी में छुपा था, चांद क्यों बादलों की मैली सी गठरी में छुपा था, और तब क्या क्या हुआ राहगीरों के साथ जंगल में। उन्होंने पुकारा, दो जानू गिरे और रोशनी रोशनी चिल्लाए थे, जिस तरह के आसेब शाखों से उतरे। और जब तमाम राहगीर दो जानू बैठकर जंगल में रोशनी रोशनी अल्लाह से पुकारा था उन्होंने, तो उस गठरी में से इतना सा चांद निकला था खंजर दिखाने के लिए। चांद का खंजर भोंक के मेरे सीने में रात ने मेरी जान लेने की कोशिश की। अब इस किस्म की बात और ये अंदाज़ जो है और ये तरकीब कभी उर्दू शायरी की गज़ल में इस्तेमाल नहीं हुए। चांद इनके यहाँ बार बार आता है, उसकी अजीब व गरीब इमेजेस है, चांद की बूंद या चौरस चांद या गहनाए हुए चांद की धज्जी। अब ये धज्जी वो लफ्ज़ है जिसको कोई दूसरा शायर, यानी उसका दिल तोड़ने वाला लफ्ज़ है, शायराना लफ्ज़ नहीं है। लेकिन गुलजार साहब जब कहेंगे गहनाए हुए, वो चांद जो पूरा नज़र नहीं आ रहा, गहनाया हुआ है, उसको धज्जी कहा है। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। अजी त्रिवेणी है जिसमें नाम हमारे संगम पे त्रिवेणी जिसे हम कहते हैं, जहाँ गंगा जमुना सतह पे बहती हैं और सरस्वती जो गुप्त है, लेकिन वहाँ तीन नदियाँ हैं। ये तीन मिसरों की एक ऐसी नज़्म है, ऐसी फॉर्म है, जिसमें पहले दो मिसरे अपने मानी में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक गुप्त मिसरा छुपा हुआ है। उसको अगर आप वो सरस्वती दिखा दें तो वो त्रिवेणी हो जाती है। Triveni is a three-liner. It is something absolutely innovative and revolutionary in Urdu poetry, and I believe it has been highly sort of appreciated in Pakistan also, and some writers they are also trying to write such poetry. उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक शाख हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। मेरा गुलजार साहब अपना ये मानना हो सकता है, मैं गलत हूँ, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए लिटरेचर बहुत कम लोग लिखते हैं। ये सही है, ये सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन आप काफ़ी तवज्जो देते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं। वो ज़रूरी समझा। एक्चुअली हमारे बच्चों की राइटिंग को लोग बाएं हाथ का खेल समझ के ना बड़े राइटर समझते हैं, बचकाना समझते हैं। हाँ, बच्चों के साथ ये है कि आप 2 साल के बच्चे के लिए जब कहानी लिखते हैं तो वो आप 6 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। सही। और 6 साल के बच्चे के लिए जो लिख रहे हैं वो आप 9 साल के बच्चे को नहीं दे सकते।
तो उसमें मेहनत ज़्यादा है और आपको सीखना पड़ता है कि बच्चों के साथ बात करने के लिए कौन सा लहजा अपनाया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छी मिसाल ये थी कि मैं अपने घर से शुरुआत करूँ। अपनी बिटिया से शुरू किया? बिटिया से। जब वो उसकी पैदा हुई तो मैंने पहली किताब उसके पहले साल पे उसको प्रेजेंट की। तो उसके हर जन्मदिन पर मैं एक किताब देता। तो उससे ये मुझे महसूस हुआ और पता चला कि हाँ, इससे मैं 5 साल की थी तब तो और तरह बात करता था, अब 9 साल की होगी और तरह बात कर रहा हूँ। लवली। तो दिस वाज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। I kept writing for children. Is connected with an organization called Prayas in Bhopal, where a lot of children are being taken care of by that society there. And he produced a children's alphabet book called Qaeda. He innovated and introduced English words there, like फा के लिए फ्लास्क इस्तेमाल किया है. So I think this is a very revolutionary idea in children's first books or alphabet books. मैंने सुना है कि आपने एक बड़ी प्यारी सी हरकत की थी जब आप 16-17 साल के थे, कि मुपासा की किताब आपको मिली। जी हाँ। आपको याद आ रहा है मुझे लगता है। तो आपने उसे गौर से देखा कि ये किताब है और यहाँ लिखा है मुपासा ऑथर। तो आपने मुपासा को मिटा के खुद का नाम लिखा गुलजार, उसको सजाया और फिर ऐसा देखा भाई ये गुलजार ऑथर कैसा लगेगा। तो आज गुलजार ऑथर को कैसा लग रहा है ये सब सोच के? हाँ जी, मुपासा तो आज भी नहीं बना। मुपासा तो मुपासा है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो पैशन, जिस पैशन ने और जिस शिद्दत के साथ महसूस किया था कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे लिखना है, मुझे किताबें लिखनी हैं, वो कर रहा हूँ और वो आज भी कर रहा हूँ। आज भी जैसे कहा आपसे मैंने कि एक फिल्म मुकम्मल करके मुझे उतनी खुशी नहीं होती। खुशी होती है, ऐसा नहीं कि खुश नहीं होता, लेकिन जो तसल्ली एक किताब मुकम्मल करने पर होती है वो बेपनाह है, क्योंकि दैट इज़ माई टोटल सेल्फ। उसमें किसी का लेंस शामिल नहीं है, उसमें कोई एक्टर शामिल नहीं है, उसमें कोई मेकअप शामिल नहीं है, उसमें कोई कॉस्ट्यूम शामिल नहीं है। That is totally myself and most honest one that I still keep writing. How beautiful. वो जो शायर था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी दूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।